नमस्कार पढ़न्तुओं, स्वागत है आपका द पढ़न्तु क्लासेस में। आज हम देखने जा रहे हैं कुछ विशेष प्रश्न जो कि ACF रेंजर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, पेपर 1 पार्ट 3 लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट वाले भाग के कुछ ऐसे प्रश्नों को आज हम देखेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग और आंकड़ों की पर्याप्तता और शब्द संबंध पर आधारित हैं। ठीक है, ये पिछले दो जो पेपर हुए हैं ACF रेंजर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2016 और ACF रेंजर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2017 उसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो इनकी विधि को हम एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के साथ हम देख रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी वाले भाग का ये टॉपिक है और एग्जाम में आए हुए प्रश्न जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें और ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन है यानी पहला जो इंफॉर्मेशन हम देखेंगे इसके अंदर दो प्रश्न पूछे गए थे, दो नंबर के, यानी 4 नंबर का वेटेज था। ये CGPSC ACF रेंजर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये जिस प्रकार का प्रश्न है उसको कूट लेखन या कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न कहा जाता है। ठीक, कैसे इसको बनाना है उसको हम इस प्रश्न से समझते हैं और ये जो प्रश्न आए हुए हैं इनके आधार पर प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको फिर अवेलेबल कराऊंगा टेलीग्राम चैनल, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से, ताकि आप फिर इस प्रकार के प्रश्नों की थोड़ी प्रैक्टिस भी कर पाएं। देखिए क्या दिया हुआ है। एक विशेष कूट निकाय में एक कोडिंग सिस्टम में 816371 का अर्थ या तात्पर्य है द ब्लैक कैट कॉट द माउस, है ना। एक किसी विशेष कोडिंग में हर एक यहां पर जो एक एक नंबर लिखे हुए हैं, हर एक नंबर का एक स्पेशल कैरेक्टर फॉर्मेशन या स्पेशल वर्ड फॉर्मेशन है। तो इस पूरे लाइन की जगह पे ये कोड यूज किया जाता है। बात आ रही है समझ में कोडिंग डिकोडिंग की। तो लिखा है प्रश्न में, देखिए 816371 का तात्पर्य है द ब्लैक कैट कॉट द माउस। उसी प्रकार से दूसरा इंफॉर्मेशन, ये पूरा 4 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और फिर इन्हीं इंफॉर्मेशन पर आधारित दो प्रश्न पूछे गए हैं नीचे। 64851 का तात्पर्य है द कॉट माउस रन अवे। 7621 का तात्पर्य है द माउस वॉज ब्लैक और 341 का तात्पर्य है द कैट रन। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जितने यहां पर नंबर दिख रहे हैं, एक एक डिजिट दिख रहा है, उसकी काउंटिंग कीजिए तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 टोटल नंबर है, 6 डिजिट है। नंबर तो पूरा एक है, 6 डिजिट है। अब इधर देख लीजिए कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड है। 6 डिजिट 6 वर्ड्स। दूसरे वाले में देखो 5 डिजिट 64851 और यहां पे 1 2 3 4 5 उतने ही आपके पास यहां वर्ड दिया है सेंटेंस में। यहां 4 डिजिट, तो यहां पे 4 वर्ड्स और यहां 3 डिजिट्स, तो यहां 3 वर्ड्स। लेकिन ये इसी क्रम में है ऐसा जरूरी नहीं है। बात आ गई समझ में। तो अब हमको क्या करना है, इनको कंपेयर करके, ये 4 इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके इस कोडिंग सिस्टम में कौन सा डिजिट कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट करता है वो हमको पता करना है। और फिर इसके आधार पे जो दो प्रश्न पूछे गए हैं, एक सेंटेंस पूछा गया है तो इस सेंटेंस को इसी प्रकार से किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे ये बताना है, और साथ में ये एक जो वर्ड है वो वर्ड कौन से डिजिट को रिप्रेजेंट करता है ये बताना है। समझ में आ गया होगा प्रश्न आपको। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, कोडिंग डिकोडिंग। चलिए अब देख लेते हैं क्या है। तो देखिए कॉमन लेटर से कंपेयर करते चलते हैं। देखिए चारों नंबर में से एक एक करके शुरू करते हैं। 8 जो है वो सिर्फ पहली लाइन और दूसरी लाइन में ही दिख रहा है। 8 और 1, तो 8 और 1 यहां पे इन दोनों में कॉमन की बात करें तो 8 भी है, 1 भी है, 6 भी है। यहां भी 8 है, 1 है और 6 है। 3 चीजें यहां कॉमन दिख रही हैं। लेकिन 8 जो है वो केवल इन्हीं दोनों लाइनों में मिलेगा, आगे की लाइनों में नहीं है। समझ में आ रही बात। तो अब यहां पे जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड कॉमन हैं। तो सेंटेंस पे यदि हम बात करें कॉमन, तो यहां पर हमको दिख रहा है कॉमन आपके पास
देखिए उसको अलग अलग सिंबल बनाएंगे ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। जैसे रेक्टेंगल बना लिए, जैसे सर्कल बना लिए, जैसे डबल लाइन बना लिए, ऐसे टाइप के नोटेशन को हम यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, एक तो ये द दिख रहा है, द दिख रहा है, तो ये द को हमने ऐसा एनसर्कल कर लिया, द दोनों में है, एक पेयर है ना, दूसरे द के लिए फिर यहां पेयर नहीं है। और उसके अलावा क्या कॉमन दिख रहा है, चलिए वो भी देख लेते हैं, माउस। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से डिनोट कर लेता हूं, ये माउस हो गया, ये देखिए ये माउस हो गया। चलिए माउस के अलावा और क्या है, कॉट भी दिख रहा है, तो इसमें देखिए मैं इसको ऐसा रेक्टेंगल बना लेता हूं, तो चलिए ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक बात। अब आगे देख लेते हैं, 8 इन दोनों में है और 8 जो है वो आगे की लाइनों पर नहीं है। तो देख लीजिए ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो केवल इन्हीं दोनों लाइनों में हो, तीसरे और चौथी लाइन में ना हो, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 8। क्योंकि 1 जो है वो तो आगे भी आ रहा है, 1 तो सब में आ रहा है, तो 1 तो नहीं होगा, तो द भी नहीं हो सकता क्योंकि द सभी में दिख रहा है मेरे को। तो इन दोनों में जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, कॉट देखिए दोनों पे है। माउस तो देखिए आगे भी यूज हो रहा है, माउस आगे यूज हो रहा है, द भी आगे यूज हो रहा है, लेकिन ये कॉट ही एक ऐसा वर्ड है जो आगे यूज नहीं हो रहा है। तो इसलिए 8 को यहां कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉट यहां पे 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रहा कॉट, और कॉट का कोड हम पहले ही लिख देते हैं 8। बात आ गई समझ में। अब देख लीजिए द जो है वो यहां पे भी है और द जो है वो आखिरी वाले में भी है, और चारों में जो कॉमन हमको दिख रहा है वो 1 दिख रहा है। 1 यहां पे भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है, और पहले वाले में 2 बार है द, तो इसलिए यहां पे 2 बार 1 का यूज हुआ है। तो चलिए द का भी समझ में आ गया, द का मतलब हो गया 1। तो चलिए वो भी डिकोड हो गया, उसका भी हमको पता चल गया द के बारे में। अब देख लीजिए कि 1 हमको पता चल गया, 8 भी हमको पता चल गया, 8 का भी काम खत्म हो गया, 8 को भी हमने डिकोड कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब फिर से इन दोनों में कॉमन की बात करते हैं। तो एक हमने देखा था माउस, तो माउस जो है वो पहले, दूसरे और तीसरे लाइन में भी है। इसको मैं फिर से थोड़ा सा जो साइन माउस के लिए यूज कर रहा था वही साइन इसमें मैं यूज कर दिया। माउस इन तीनों में है, इन तीनों में उसका यूज होना चाहिए। तो देखो तीनों में क्या दिख रहा है, 6 और 6 दिख रहा है, यानी माउस जो है वो 6 को डिनोट करेगा। माउस किसको डिनोट करेगा, 6 को डिनोट करेगा। हालांकि अभी हमको उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन डिकोडिंग में हम सबको अलग अलग करते जाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि बचे हुए का लेटर क्या आएगा। अब देखिए पहले और आखिरी में कैट ये है, इसको मैं ऐसा सर्कल कर लेता हूं, सर्कल का यूज कर लेता हूं। कैट पहले और आखिरी बस में है, बाकी में नहीं है। तो देख लेते हैं पहले और आखिरी में क्या है। तो देखिए पहले और आखिरी में 3 आएगा, और कहीं पे भी 3 नहीं है यहां पे। ठीक बात है, 3 कहीं नहीं दिख रहा है। कैट जो वर्ड हमें चाहिए वो कैट पहले वाले सेंटेंस में है और आखिरी वाले सेंटेंस में है। नंबर में देखोगे तो पहले और आखिरी में 3 है, ये देख लीजिए 3 यहां है और 3 यहां है। इसका मतलब कैट का क्या हो गया, कैट का हो गया 3। अब बच गया वॉज केवल और केवल आपका कौन से वाले पे है, लास्ट सेकंड या थर्ड वन में है। ठीक है, तो अब वॉज तो और कहीं नहीं है, तो ब्लैक को यदि मैं डिकोड कर लूं, द तो डिकोड हो गया, द यानी 1, माउस 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक को पता कर लेते हैं, तो वॉज का जो बचा हुआ रहेगा वो वॉज का हो जाएगा। देखिए पहले वाले और आपका तीसरे वाले में ब्लैक है। ठीक बात है, यहां ब्लैक है, यहां ब्लैक है। यहां पे देख लेते हैं पहले और तीसरे में क्या कॉमन दिख रहा है। देखिए 6 दिख रहा है। ठीक है, 6 तो माउस के लिए हो चुका है। 7 आपको दिख रहा है, ये देख लीजिए यहां पे भी 7 है और यहां पे भी 7 है। मतलब आपका ब्लैक के लिए क्या हुआ, 7। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले वाले का ब्लैक का कोड क्या होगा, तो ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा, 7, इसका उत्तर बन गया। तो फिर यदि ब्लैक का 7 है तो वॉस के लिए क्या बचा, वॉस के लिए बच गया हमारे पास 2, तो वॉस का क्या हो जाएगा 2। मतलब इस सेंटेंस के जैसे बाकी को ऐसा क्रम से लिखा गया है, इसका क्या हो जाएगा कोड 1 3 2 8। सिर्फ कंपेयर करना है, ध्यान रखिएगा, और कोई विधि नहीं है, ना जोड़ना है, ना घटाना है, ना गुणा करना है, केवल कंपेयर करना है। इसी को कहा जाता है कूट लेखन या कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 छोटे छोटे पैटर्न हैं, उसमें से सबसे प्रचलित और एग्जाम में पूछे जाने वाला पैटर्न यही है, नंबर और वर्ड्स।
ठीक है, ये सेंटेंस हिंदी में भी हो सकता है, ये सेंटेंस इंग्लिश में भी हो सकता है। ठीक है, यहां नंबर भी हो सकते हैं और नंबर की जगह आपको स्पेशल कैरेक्टर भी दे सकता है, जैसे दे देगा हैश बनाकर दे देगा, डॉट बना के दे देगा और स्टार बना के दे देगा, तो ऐसा सिंबल भी दिया जाता है। समझ में आ रही बात आपको? यह प्रश्न 2016 में आया था, 2 नंबर और 2 नंबर यानी कुल 4 नंबर का वेटेज था। अब देखिए 2017 के एग्जाम में फिर इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, लेकिन इसके कंपैरिजन में बिल्कुल आसान था वो। उसमें क्या एक एक शब्द दिया गया था, जैसे देखिए क्या है, रोज का कूट यानी कोड 6821 है। ठीक, चेयर का कूट 73456 है, रीच का कूट 61473 है। तो ARCHES आर्चिस का कूट क्या होगा ये पूछा जा रहा है। यहां पहले तो मैच कर लीजिए कि जो एक एक डिजिट है वो एक एक लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ और है। तो यहां देखिए रोज में 4 लेटर हैं और यहां पे 4 डिजिट है, चेयर में 5 लेटर हैं, यहां 5 डिजिट है, यहां रीच में 5 लेटर हैं, 5 डिजिट हैं, तो आर्चेस में 6 लेटर हैं, तो मतलब इसका आंसर 6 डिजिट में आएगा। ये बात तो समझ में आ गई। 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर कितने डिजिट में आने वाला है? 6 डिजिट में। अब एकदम क्रम से दिया है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए रोज यहां आर लिखा है और चेयर में आखिरी में आर है और रीच में पहला वाला लेटर आर है, तो इसमें देखिए पहला वाला 6 से शुरू है, आखिरी वाला 6 है और आर यानी पहला वाला 6, यानी यहां क्रम से दिया है। तो बहुत आसान हो गई चीजें। देखिए वैसे ही और एक आध लेटर को मैच करके देख लेते हैं, जैसे रीच में दूसरा वाला ई है और रोज में आखिरी वाला ई है, तो देखिए यहां पे लास्ट में 1 और ई के कारण यहां सेकंड वाला 1, यानी जो एक लेटर है उस वर्ड का एक लेटर, एक अक्षर, वो एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहां पे पिछले वाले में एक डिजिट पूरे एक शब्द को, एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब सीधा सीधा हमको बस अब क्या करना है, बस खोजते जाने हैं लेटर्स को। ठीक है, ए को भी देखोगे तो देखिए ए यहां तीसरा सेम होगा, देखिए 4 4, तो ए का हो गया आपका 4। उसके बाद आर जो है वो 6 के बाद सी पहला लेटर है, 7 इसी बस में यूज हुआ है, तो ये 7। उसके बाद एच यहां पर, ये आखिरी वाला 3। ई जो है यहां पे, ई मतलब आपका 1, और एस आपका पहले वाले के लास्ट सेकंड, ये 2। 4 6 7 3 1 2, ये होगा आर्चेस का कोड या आर्चेस का कूट। तो 2016 में 2 प्रश्न यानी 4 नंबर का वेटेज था, 2017 में 1 प्रश्न यानी 2 नंबर का। तो कोडिंग और डिकोडिंग से इस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। आपका नंबर, लेटर और वर्ड वाले हैं, एक ही प्रकार के में पूछे गए हैं। अब शब्द संबंध से रिलेटेड भी चीजें पूछी जाती है, जैसे ये देखिए, नहर या कैनल संबंधित है पनामा से। आप जानते हो कि विश्व प्रसिद्ध नहर है पनामा एक नहर का नाम है। तो इसी प्रकार जीवा जो है कॉर्ड, वो किस शब्द से संबंधित, क्योंकि ये दोनों संबंधित है। नहर संबंधित है पनामा से, यानी एक नहर का या कैनाल का जो नाम है वो क्या है? पनामा। तो वैसे ही जीवा, ये नीचे दिए गए शब्द किससे संबंधित है? 2017 में पूछा गया था, 16 में तो इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन 17 में आया था। इसको शब्द संबंध कहते हैं। ठीक है, वर्ड रिलेशन इसको बोलते हैं या वर्ड कनेक्टिव्स बोलते हैं। तो यहां पर देखिए बिल्कुल समझ आ रहा है, कॉर्ड ये ज्यामिति, गणित के ज्यामिति में उपयोग होने वाला शब्द है कॉर्ड। ठीक बात है। कॉर्ड क्या होता है? एक सर्कल के अंदर सेंटर से जाता हुआ ऐसा लाइन जो सर्कल को टोटल 2 टाइम टच करता है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ का लाइन होता है सर्कल के अंदर पे। तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए आप, स्ट्रीम या धारा दिया है, वाटरवे या जल मार्ग दिया है, डॉक्स या नाव दिया है, और वृत्त या सर्कल दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा वृत्त। तो ऐसे ही जो रिलेशंस होते हैं उनके आधार पर पूछा जाने वाला प्रश्न है शब्द संबंध का। तो चलिए एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और कुछ प्रश्न देखते हैं। ये सारे हम एग्जाम पे आए हुए क्वेश्चन को उनके पूछे गए विधियों के साथ हम देख रहे हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं
ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था ACF 2017 के एग्जामिनेशन में, ACF 2017। ठीक, इसे कहा जाता है आंकड़ों की पर्याप्तता, डेटा सफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको प्रश्न का उत्तर निकाल के नहीं बताना होता, बल्कि जो कंडीशन और जो स्टेटमेंट हमें दी रहती है, जो स्थितियां हमें दी रहती हैं, उनको एनालिसिस करके ये बताना होता है कि वो जो जितनी भी स्थितियां दी हैं उनमें से अनिवार्य स्थिति कौन सी, 1, 2, 3, 4 जितनी भी स्थितियां या सेंटेंस दिए हुए हैं वो कितने का उपयोग करके हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बात आ रही समझ में? कैसे, आप समझ लीजिए। जैसे यहां पे ये प्रश्न है और ये देखिए ये कंडीशंस लिखे हुए हैं। ये कंडीशन सभी प्रश्नों के लिए हैं, ठीक बात है। ये जो 5 से लेकर 8 तक के जो 4 प्रश्न लिखे हुए हैं, चारों के लिए यही कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ए में लिखा है केवल 2 और 3 पर्याप्त हैं, बी में लिखा है केवल 1 और 2 पर्याप्त हैं, सी केवल 1, 3 पर्याप्त हैं, 2 पेयर में दिया है, और आखिरी में लिखा है कि 1, 2, 3 तीनों पर्याप्त हैं, तीनों सफिशिएंट है, तीनों का उपयोग करेंगे। तो जो भी प्रश्न और कंडीशन दिया जाएगा, ये जो 1, 2, 3 बोल रहा है, मतलब हर प्रश्न में आपको ऐसी 3 कंडीशन लिखी हुई मिलेगी तीनों। तो ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसका उत्तर देने के लिए तीनों कंडीशन जरूरी है क्या, या पहला और दूसरा जरूरी है क्या, पहला दूसरे से ही इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे क्या, या दूसरे तीसरे का उपयोग करके इसका उत्तर दे सकेंगे क्या? तो यह कहलाता है आंकड़ों का पर्याप्तता, डेटा की सफिशिएंसी। आपको उत्तर नहीं पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि कौन कौन से सेंटेंस से पूछे जा रहे प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। उत्तर की पर्याप्तता, सफिशिएंट स्टेटमेंट टू गिव द आंसर ऑफ गिवन प्रॉब्लम, है ना। दिए गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए जो जरूरी सेंटेंस है, जो जरूरी कंडीशन है, उनकी पर्याप्तता यहां बतानी है। बात आ गई समझ में? चलिए देखते हैं अलग अलग प्रश्न, अलग अलग कंडीशन। पहले में बोल रहा है बी को कितना प्राप्त हुआ। बी को कितना प्राप्त हुआ? 3 व्यक्तियों के बारे में यहां दिख रहा है, ए, बी और सी, इनके बारे में चर्चा हो रही है। 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्तियों की कुछ कुछ कंडीशन दी हुई है। क्या लिखा है इसमें? लिखा है पहला, अब ये इसके लिए स्थिति नंबर 1, बी और सी के पास मिलाकर जितना है उससे आधा ए के पास है। ठीक बात, यानी हम चलिए पैसे की बात कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि बी और सी के पास मिलाकर जितना पैसा है, उस मिलाकर जितने पैसा हो रहा है उसका आधा ए के पास है। मतलब इसका यह हुआ, इस वाली कंडीशन के अनुसार, यहीं पे देखिए मैं साथ में कंडीशन लिखते चलूं, b प्लस सी बाई 2 बराबर हो जाएगा a। इन दोनों के पास मिलाकर जितना है उसका आधा a के पास। या यदि मैं 2 को राइट साइड में ट्रांसफर कर दूं तो समीकरण कुछ ऐसा बनेगा, b प्लस सी बराबर 2a। ये एक समीकरण हो गया पहले कंडीशन के अनुसार। दूसरा लिखा है b के पास c का आधा है, c का आधा है b के पास, b बराबर c बाई 2, b बराबर c बाई 2। ये हो गया दूसरा आपका कंडीशन। ये पहला वाला हुआ b प्लस सी बराबर 2a, दूसरा वाला हुआ b बराबर c बाई 2, और तीसरा है a b c के पास एक साथ मिला दें तो 480 रुपए हैं। तो चलिए मैं मान लो तीनों समीकरण को लिख दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यदि मैं एक साथ इनको लिखता हूं तो पहले वाले के लिए b प्लस सी बराबर है 2a, पहला कंडीशन। दूसरा वाला है b बराबर c बाई 2, c बाई 2 दूसरा। तीसरा और आखिरी है a प्लस b प्लस c बराबर 480, तीसरा। ये 3 समीकरण बन गए हमारे। अब किसका उत्तर देना है? b को कितना प्राप्त हो। अब थोड़ा ध्यान से यहां पे देख लीजिए आप, b को कितना प्राप्त हो। देखिए इसमें b, c और a है, इसमें b, c और a है, और यहां b और c है। तीनों बिल्कुल अलग अलग वैरायटी के इक्वेशन दिख रहे हैं, और आपको सामान्य गणित का नियम पता है कि 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए 3 समीकरण होने चाहिए। मतलब मिनिमम इन तीनों को हल करेंगे तब जा करके इनके एक एक की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। केवल b की वैल्यू पहले से नहीं मिलने वाली, केवल b की वैल्यू मैं पहले दूसरे को मिला दूं तो भी नहीं मिलने वाली। मान लीजिए b बराबर c बाई 2 यहां यूज कर लिया तो c बाई 2 और c मिलाकर हो जाएगा कितना, 3 बाई 2c। तो c और a में रिलेशन बन जाएगा, पर उसे उत्तर नहीं मिल पाएगा।
कितना है करके, वो कितना है वाला यहां पता चलेगा जबकि मैं C को B के रूप में रखूंगा, A को भी जब मैं B के रूप में रखूंगा, तब ये हल हो करके मुझे B का उत्तर दे पाएगा। कहने का मतलब है कि तीनों समीकरण को हल किए बिना मैं इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो ये जो कंडीशन दिया जा रहा है कि कौन सा वाला पर्याप्त है, तो केवल पहला दूसरा हल होने से B मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरे तीसरे को हल करेंगे तो क्या होगा, B की वैल्यू C/2 रख दिए, लेकिन C और A उसमें आ जाएगा, B ही गायब हो जाएगा, तो B तो उसमें मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि B तभी मिलेगा जब आपको C की वैल्यू मिलेगी, C का आधा B होगा। तो सब इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि सबकी वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी। तो कहने का मतलब 1, 2 और 3 तीनों पर्याप्त हैं। तो इस वाले में ये पहला वाला जो प्रश्न यानी 5वें नंबर का जो प्रश्न है, इसका उत्तर देने के लिए आपको तीनों समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी सफिशिएंट है 1, 2 एंड 3, ऑल 3 आर सफिशिएंट, ऑल 3 आर सफिशिएंट। आपको तीनों स्टेटमेंट चाहिए, तीनों स्टेटमेंट के उपयोग किए बिना आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो यह हुआ पर्याप्तता। बात आ रही है समझ में आपको? अब कंडीशन यही रहने वाला है, कंडीशन यही रहने वाला है। अब प्रश्न आपका और स्थिति जो सेंटेंस दिया हुआ है वो बदल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है करके। ठीक है, ये मैं मिटा दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये समीकरण नीचे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या है देखिए, ए काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? ए काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो अब इसमें देख लेते हैं कैसे होगा। ए बी से आधा कुशल है, बी से आधा कुशल है ए, यानी ए बराबर B/2। ठीक बात है। ए सी एक साथ काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और सी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं? ए और सी मिलकर काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी मिलकर काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं? 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक, पहला वाला क्या था? ए बराबर B/2, पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये पहले और तीसरे से ही आंसर अपन कर पाएंगे। ए काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? ए और बी दोनों मिलकर काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी मिलकर काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, और ए जो है वो बी से आधा कुशल है। आधा कुशल का क्या मतलब होता है? मतलब बी यदि कोई काम को 1 दिन में करता है तो ए को डबल टाइम लग जाएगा, है ना भाई। बी बराबर 2A, ए के 2 गुने के बराबर काम कर सकता है कौन? बी। यदि ए कोई काम को आपका 2 दिन में करता है तो बी उसको आधे यानी 1 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों में रिलेशन है। बी जो है उसकी कार्यकुशलता इससे 2 गुनी है और ए की कार्यकुशलता बी से आधी है। ठीक बात। तो अब ये आप ए और बी में रिलेशन सीधा सीधा दिख रहा है पहले और तीसरे में, इसमें दिख रहा है आपको। तो यहां से b बराबर 2A करके यदि मैं यहां रख दूं b की जगह पे 2A, तो सीधा ये पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया a के फॉर्म में। तो भाई मेरे को तो a के कुल काम करने का समय मिल जाएगा। तो मेरे लिए तो पहले और तीसरे से ही उत्तर मिल जा रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है? ए और सी में संबंध है, लेकिन सी का और कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो सी की वैल्यू ए के रूप में रखते हुए ए निकाल पाना संभव नहीं है। मतलब इसमें पर्याप्तता कौन कौन सी हो जाएगी? 1 और 3। यदि 1 की वैल्यू को 3 में रख दूं तो यहां पर ए के फॉर्म पे रख दूं बी की वैल्यू को, तो मुझे ए के कुल दिनों की संख्या काम करने की मिल जा रही है भाई। तो मतलब 1 और 3 ये पर्याप्त है, और 1 और 3 पर्याप्त मतलब कौन सा वाला हुआ? केवल 1 और 3 पर्याप्त है, यानी ऑप्शन कौन सा वाला इसके लिए सही है? सी। इसके लिए ऑप्शन सी सही है, यानी 1 और 3 पर्याप्त हैं। पहले वाले में क्या था? 1, 2 और 3 तीनों पर्याप्त थे। पहले वाले में था ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों पर्याप्त थे। उसके बाद वाले में ये वाला आ गया आपका सी, केवल 1 और 3 ही पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं भी हो तो भी पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम दे देंगे। सभी का तो पूछ नहीं रहा है वो बोल रहा है ए कितने दिन में पूरा करेगा। अगला देख लेते हैं, पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की आयु पूछी जा रही है और कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। लिखा है 5 साल पहले पिता की आयु
पुत्र की आयु से दुगुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी थी। कब? 5 साल पहले। ठीक बात है। तो अब देख लीजिए, चलिए एक बार आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इन दोनों प्रश्नों को आपको बता देता हूं। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं 7वें वाले को। पिता की वर्तमान आयु क्या है? जो कंडीशन दी जा रही है उन कंडीशन को समीकरण के रूप में लिखते हैं, क्योंकि उसी से हमको आंसर देना आसान होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि पिता की आयु है x और पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं? y। पिता की आयु x और पुत्र की आयु y। तो अब चलिए शुरू करते हैं। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु मतलब x, पुत्र की आयु से 2 गुनी थी यानी 2y। ये 5 वर्ष पहले की बात है। अभी वर्तमान में क्या हो गया होगा? फिर दोनों की एज 5-5 साल बढ़ गई होगी, तो यानी क्या हो गया? x + 5 बराबर क्या हो गया? 2y + 5। अभी वर्तमान में क्या हो गया होगा? दोनों की एज जो है वो 5-5 साल बढ़ गई होगी। x + 5 एंड 2y + 5। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या लिखा है? पिता की आयु अब पुत्र की आयु से 12 वर्ष अधिक है। अच्छा, तो वर्तमान में तो हम पहुंच गए। वर्तमान में दोनों का थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको अलग अलग करके लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में फिर हम कंडीशन लगा देंगे। वर्तमान में x हो गया है, x + 5 हो गए होंगे, और y जो है वो क्या हो गया होगा? y + 5। ये वर्तमान में उनकी एज होगी, पिता की और पुत्र की। ठीक, ये हो गया आपका, ये हो गया। उसके बाद की लिए बात करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि पिता की आयु अब यानी वर्तमान की बात कर रहा है, पुत्र की आयु से 12 वर्ष अधिक। तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 वर्ष अधिक, पुत्र की आयु से 12 वर्ष ज्यादा, ऐसा हो गया। y पुत्र की आयु है, x पिता की आयु है, x बराबर 2y था, 5 वर्ष पहले की बात थी, x बराबर 2y। यदि इसको भी y के रूप में लिखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये 2y + 5 आएगा, और 2y + 5 = y + 5 + 12 हो जाएगा। ठीक बात है। तीसरा है पिता और माता की आयु का जोड़। पिता और माता की आयु का जोड़, तो पिता और माता की आयु का जोड़ पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। यहां पे भी है का उपयोग किया गया है, मतलब ये भी वर्तमान के लिए स्टेटमेंट है, ये भी वर्तमान के लिए ही स्टेटमेंट है। तो माता को चलिए z मान लेता हूं, तो ये वाला हो जाएगा आपका, यानी x + z बराबर, कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि भाई y + 30, ये बोला जा रहा है। पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक बात है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए पहले और दूसरे से ही पिता की वर्तमान आयु पता लग जाएगी, इसमें यहां तक आने की z के आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। x और y वाला कॉम्बिनेशन इसी दोनों में मिल गया, तो x + 5 y + 5 वाला है, तो x बराबर 2y यहां रखते ही हल हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हो रहा है कि केवल पहले और दूसरे समीकरण से ही उत्तर देना आसान हो जा रहा है। उत्तर बताना नहीं है, उत्तर निकालना नहीं है, लेकिन पिता और पुत्र यहीं से भी समझ सकते हैं। पिता और पुत्र की आयु का एक समीकरण बन गया, पिता और पुत्र की आयु का 2 समीकरण बन गया, तो दोनों की हेल्प से ही पिता की वर्तमान आयु बता देना आसान है। तीसरे वाले की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं भी लेंगे तो भी पिता की वर्तमान आयु हम बता सकते हैं। ठीक बात है। यहाँ पे हाँ, माता की आयु बतानी है तो फिर z जरूरी, क्योंकि इन दोनों में z का कहीं उपयोग नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में तो जरूरी है। लेकिन पिता की आयु बतानी है तो 1 और 2 दोनों सफिशिएंट है। मतलब इसमें कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा? केवल 1, 2 पर्याप्त है, ऑप्शन बी आ जाएगा। कौन से वाले में? 7th वाले में। ऑप्शन 1 और सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 ये दोनों पर्याप्त है, तीसरे की जरूरत नहीं है इस प्रश्न, जो पूछा गया प्रश्न उसका उत्तर देने के लिए। अब देख लीजिए यहां पे 2 सेब, 3 संतरे और 4 केलों का कुल मूल्य क्या है, ये पूछा जा रहा है, कितना है टोटल। अब इसके लिए आपको अलग अलग कंडीशन दे दिया। यदि आप 3 सेब और 5 संतरे खरीदते हो तो 25 रुपए में मिलेगा, 3 सेब और 7 केला खरीदोगे तो 36 रुपए में मिलेगा,
2 सेब और 3 संतरा खरीदोगे, सॉरी 2 सेब और 3 संतरों का मूल्य जो है वो आपस में कितना है, बराबर है। तो यहीं पे समीकरण को देख लेते हैं। एक सेब का प्राइस मान लो x रुपया मान लेते हैं, सेब को x से डिनोट कर देते हैं। एक सेब का प्राइस x रुपया है, 3 संतरा, एक संतरा का y रुपया और एक केला का z रुपया, ठीक। तो ये वाला समीकरण क्या हो जाएगा फिर उस कंडीशन में x और y, तो 3x प्लस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना रुपए, 25 हो गया। 3 सेब 7 केला मतलब 3x 7z कितना हो गया, 36 हो गया। 2 सेब और 3 संतरा बराबर है, 2 सेब और 3 संतरा बराबर है। ये 3 समीकरण हो गए। अब यहां पे खास करके देखिए, ये जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर देने के लिए x भी चाहिए, y भी चाहिए और z भी चाहिए। तो पहले वाले में एक्स वाई मिलेगा, दूसरे में एक्स जेड मिलेगा, तीसरे में एक्स वाई का रिलेशन मिलेगा। मान लो 2x बराबर 3y को मैं रख देता हूं पहले वाले में, तो एक x अलग कर देता हूं और 2x की जगह 3y डाल दूंगा, तो x प्लस 10y बराबर 25 हो जाएगा। यहां पे करता हूं तो ये y z में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है मुझे तीनों समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। तीनों इक्वेशन को सॉल्व किए बिना, एक दूसरे में वैल्यू पुट किए बिना मैं x y z तीनों नहीं पता कर सकता, मुझको तीनों पता करना पड़ेगा। तब फिर जितना x का वैल्यू निकलेगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई, जितना y का निकलेगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई, जितना z का निकलेगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई करके जब जोड़ूंगा तो 2 सेब, 3 संतरा और 4 केला का टोटल प्राइस मेरे को तभी पता लग पाएगा। तो मतलब इस वाले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तीनों पर्याप्त हैं, 1, 2 और 3 तीनों का यूज मेरे को करना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रही बात, इन समीकरणों के आधार पर। तो ये जो मैंने आपको अभी 4 प्रश्न बताए, ये 4 प्रश्न जो हैं वो कहलाती है आंकड़ों की पर्याप्तता। ध्यान रखना होता है ये सब छोटा छोटा जोड़ घटाना गुणा भाग वाली विधि ही यूज करनी है, उत्तर निकालना नहीं है। आपको पूरा हल करके नहीं देखना है, लेकिन कंडीशन पे आपको ये रख के देखना है कि भाई कौन कौन सा सेंटेंस पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए जरूरी है, नेसेसरी है। ठीक बात है। तो ये आपका हो गया पर्याप्तता। एक और प्रश्न लेता हूं मैं, तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी एसीएफ 2017 के एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है। एसीएफ 2017 में पूछा गया है ये वाला। ये 4 प्रश्न भी एसीएफ 2017 में पूछे गए थे। 8 नंबर का वेटेज था। इन सभी प्रश्नों के लिए जो कंडीशन थी वो थी ए, बी, सी और डी। यहीं से उत्तर देते गया हूं मैं। ठीक बात है। और आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। यहां पर क्या है कि आपका जीएस से संबंधित भी हो सकता है या साइंस से संबंधित भी हो सकता है, यानी कुछ एक आधार रहेगा जिसके आधार पे आप, जैसे सपोज मंथ के नाम आपको दे करके बोल दिया क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आपको पता है कि भाई जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, या दिन लिख करके दीजिए, अलग अलग दिन लिखे कि भाई इसको क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। तो मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, आपको ये पता है। आपको संख्या दे दी गई, आपको लिख दिया गया 12, 23 लिख दिया गया, फिर बीच में -5 डाल दिए, फिर -7 डाल दिए। तो आपको पता है कि छोटे से बड़े की ओर जमाना है तो माइनस वाला पहले लिखेंगे, फिर प्लस वाला लिखेंगे। तो यानी किसी न किसी आधार पर ये प्रश्न दिए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तार्किक क्रम। तार्किक क्रम, सीक्वेंस, ऑर्डर, ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल सीक्वेंस से रिलेटेड है। तो अब यहां पे जो लिखा है देखिए, 5 चीजों के नाम लिखे गए हैं, मेढक, बाज, टिड्डा, सर्प और बाज। मेढक, बाज, टिड्डा, सर्प और आपका बाज, ये लिखा हुआ है आपको। तो यहां पर देखें कि ये क्या बताता है। तो ये इसका जो आंसर है, ठीक है, जो क्रम है वो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये वाला समझा देता हूं। एक बार जल्दी से उसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो नोट कर लिया आपने। अब चलिए देख लेते हैं। ये एक फूड चेन यानी आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला को बताता है। खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला में क्रम होता है कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, देखिए घास, घास को खाएगा टिड्डा, यानी घास जो है वो किसके लिए आहार है, टिड्डा के लिए आहार है। टिड्डा जो है वो आहार है किसके लिए, मेढक के लिए आहार है।
मेढक किसके लिए आहार है? सर्प के लिए। और सर्प के लिए और सर्प जो है वो आहार है किसके लिए? बाज के लिए। मतलब ये जो पहला वाला लिखा हुआ है ये इसका तार्किक क्रम है 5 3 1 4 2। घास, घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद मेढक, मेढक के बाद सर्प और सर्प के बाद बाज। ये एक प्रकार की आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, फूड चेन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से किसी न किसी तर्क पे आधारित क्रम, यहाँ पे 4 या 5 शब्द या संख्या, इस प्रकार के क्रम आपको दिए जाते हैं और नीचे उनको अलग अलग सीक्वेंस में जमा कर पूछा जाता है कि भाई इनका जो क्रम है वो क्या है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, तार्किक क्रम। बात आ रही है समझ में? तो ये इस तरीके के प्रश्न, ये कुछ ऐसे विशेष प्रश्न थे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए थे ACF 2016 और ACF 2017 के एग्जामिनेशन में। ये लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है। ये आपको प्रश्न में अलग अलग कंडीशंस दी जाएंगी और उनके आधार पर उत्तर देना है। आप ध्यान से देखिए, कहीं भी हल करना नहीं है गणित की तरह, आपको हल नहीं करना है, आपको केवल तर्क लगाना है कि भाई इसका उत्तर देने के लिए कोई चीज पर्याप्त है क्या, इसका क्रम निर्धारित करने के लिए कोई आधार है क्या, कोई रीजन है, कोई कारण है क्या, वैज्ञानिक कारण है क्या, या संख्या पर आधारित है तो कोई गणितीय आधार है क्या, कोई तर्क पर आधार है क्या। तो इसके आधार पे आपको इन प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा ताकि आपकी इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ठीक है पढ़ंतुओं, तो आज के लेक्चर में बस इतने प्रश्नों को ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हमने समझा। अगले आने वाले लेक्चर में कुछ और ऐसे ही प्रश्नों को समझेंगे ताकि हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न का उत्तर देने की प्रवृत्ति जो है वो और अच्छी और मजबूत हो सके। ठीक, साथ में एक जानकारी कि हमारी पढ़ंतु क्लासेस द्वारा छत्तीसगढ़ PSC प्रीलिम्स, छत्तीसगढ़ PSC प्री प्लस मेंस, छत्तीसगढ़ PSC मेंस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बैचेस पर एडमिशन स्टार्ट हो गई है और इन बैचेस से संबंधित सारी जानकारी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट thepadhantu.com पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से आप सारी जानकारी ले सकते हैं और यदि आप कोर्स रजिस्टर करना चाहें तो आप कोर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।